सूरजमुखी की एमएसपी को लेकर किसानों ने कुरुक्षेत्र में जीटी रोड को जाम कर दिया है और किसानों ने आपको बताते चले प्रशासन के साथ बातचीत की है, लेकिन समाधान नहीं निकल पाया है। सूरजमुखी पर एमएसपी को लेकर किसानों की प्रशासन के साथ बातचीत हुई है और किसी भी नतीजे तक ये बातचीत नहीं पहुंच सकी है। अब किसानों ने कुरुक्षेत्र में जीटी रोड को जाम कर दिया है। तो ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि जीटी रोड को किसानों ने जाम कर दिया है, जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं किसान। तो स्वामी इंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं, किसान नेता हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। सर, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं एमएसपी को लेकर, इस पर आपकी और प्रशासन के बीच बातचीत होनी थी, क्या कुछ नतीजे तक पहुंची है बातचीत? देखिए, आज जो किसान है पूरे भारत का इकट्ठा हुआ है, क्योंकि पिछले 5 तारीख को किसानों के ऊपर जो शाहबाद को क्षेत्र के अंदर डंडे बरसाए गए, उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, उसके विरोध में आज यहाँ किसान इकट्ठा हुए हैं और सरकार के वादा खिलाफी के खिलाफ किसान इकट्ठे हुए हैं। सरकार ने ही एमएसपी तय किया है, किसानों ने तय नहीं किया। सरकार ने कहा कि 6400 रुपए के आधार पर किसान की सूरजमुखी फसल खरीदी जाएगी। हुआ क्या, जब किसान की फसल तैयार होगी तो सरकार ने लेने से मना कर दिया। इसी बीच किसान का जो इनपुट कॉस्ट है कई गुना बढ़ गई, क्योंकि जब एमएसपी का बाजार में आता है किसान का बीज, खाद, कृषि यंत्र, तमाम और चीजें महंगी हो जाती हैं, ये कहकर कि आपका रेट आगे बढ़ गया है। तो इस वजह से किसान की इनपुट कॉस्ट आगे महंगी होगी और किसान को जब भाव नहीं मिला तो सरकार के पास किसानों ने गुहार लगाई। ऐसा नहीं कि किसान आज आंदोलन करते आपको नजर आ रहे हैं तो उन्होंने मन बना रखा है आंदोलन ही लड़ना है। किसानों ने वार्ता भी की सरकार से और मुख्यमंत्री ने 3 तारीख को चंडीगढ़ में किसानों से बैठकर चर्चा भी की और जिसमें सरकार ने किसी नतीजे पर नहीं पहुंची, तो उस वजह से किसान नाराज हुए। किसानों ने सरकार को कहा कि अगर आप हमें नहीं देंगे मुआवजा तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। और आज भी किसानों ने जीटी रोड जाम नहीं किया। पहली बात तो ये जो है सरकार किसानों के ऊपर जो आरोप लगाया जाता है किसान जीटी रोड जाम नहीं करे, किसान जीटी रोड तक जो चलकर आए हैं मंडी से निकलकर, प्रशासन ने उनको रोका नहीं और उन्हें जाने का रास्ता दिया। किसान जीटी रोड तक आए और किसान जीटी रोड पे आके धरने पे बैठे हैं, रास्ता जाम नहीं किया। किसी पब्लिक को परेशान करने का किसान का मकसद नहीं है, क्योंकि हमारे लोग ही तो हैं जो सड़कों से आ जा रहे हैं। लेकिन सर, जो तस्वीरें इस वक्त हम चला रहे हैं उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरीके से किसान बीच सड़क पर ट्रैक्टर खड़े किए हुए हैं और आप कह रहे हैं कि धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, महज किसान यहाँ पर रोड को जाम नहीं किया है। देखिए, ट्रैक्टर तो आएंगे और नहीं, ट्रैक्टर खड़े करने का तरीका अलग होता है। यहाँ पर बीचों बीच ट्रैक्टर लगा दिए गए हैं, बिल्कुल रास्ता जो है वो बैरिकेड कर दिया गया है। मैं समझता हूँ कि कैमरे पर और कलम पर बंदूक का पहरा है, मैं जानता हूँ, समझता हूँ। थोड़ा कैमरा आगे बढ़ाइए, आगे देखिए, सरकार ने बैरिकेड हाईवे के ऊपर, खुद हरियाणा प्रशासन ने हाईवे के ऊपर बैरिकेड लगाए हुए हैं। सड़क तो सरकार द्वारा बंद की गई है, किसानों ने बंद की। किसान तो अपनी जायज मांगों को लेकर, जो सरकार ने हमें रास्ता बताया, सरकार ने जो हमें बताया कि आपकी फसल एमएसपी पे ली जाएगी और सरकार ही बोल रही है कि एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। जब किसान ने फसल तैयार कर दी देश हित में, राष्ट्र हित में, आज देश की स्थिति क्या है इस पे चर्चा हो जानी चाहिए। देश के पास अपना तिलहन नहीं है, देश के पास अपना तेल नहीं है, इसलिए सरकार जो विदेशों से नकली घटिया तेल, जिसको पाम ऑयल बोलते हैं, जिसे तो स्वामी जी ठीक है, स्वामी जी ठीक है, लेकिन इस तरीके से हल निकल आएगा जिस तरीके से आप लोग कर रहे हैं? पहले भी प्रदर्शन किया था, तब भी सरकार ने आप लोगों से बात की थी जब दिल्ली में प्रदर्शन हुआ था, लेकिन इस तरीके से क्या बात बन पाएगी आपकी और सरकार के बीच से? जिस तरीके से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं सड़कों पर उतर के, इससे आम जनता को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं पहले कह चुका हूँ, हमने कोई सड़क जाम नहीं की है, हम धरने प्रदर्शन पे हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं, बात करें। आज का दिन अगर आप देखेंगे, किसानों ने सरकार को 12 बजे का टाइम दिया, 12 बजे तक कोई सरकार का नुमाइंदा नहीं मिलना है। किसानों ने तो सर, नुमाइंदा ऐसा कैसे हो सकता है कि सरकार आपके पास चल के आएगी या फिर आप सरकार के पास चल के जाएंगे?
आपको जाना है ना सरकार के पास, सरकार तो आपके पास चल के नहीं आएगी। आप कह रहे नुमाइंदा कोई चल के नहीं आया सरकार का, वही बात तो टेबल पे होती ना सर, बीच सड़क पे तो हो नहीं सकती ना। वही कह रहा हूँ, मैं वही आ रहा हूँ। सरकार का कोई प्रतिनिधि, कोई नुमाइंदा, ना ही कोई प्रशासनिक अधिकारी किसानों से मिलने नहीं आया। दोपहर 2 बजे के बाद किसानों को ये मैसेज दिया गया कि 5 बजे के बाद आपसे चर्चा होगी। यानी सरकार अंधेरे का फायदा उठाकर किसानों पे दोबारा लाठीचार्ज करना चाहती है। जो हमने घटना शाहबाद में देखी, वही चीज दोबारा दोहराना चाहती थी। तो ये भी एक सोचने का विषय है। पर आज विषय जो है कि देश के पास अपना खाद्य तेल नहीं है। ऐसे तेल को, जिस तेल की उपयोगिता खाद्य तेल में नहीं है, उसको लाना और लोगों के खेत से खिलवाड़ करना कहाँ तक उचित है। और इस पाम ऑयल को बढ़ावा देने के लिए अपने मित्रों को, विदेशी जो हमारा विदेशी खजाना है उसको लुटाने के लिए इसके ऊपर टैक्स छूट देना, 100% सब्सिडी देना, ये कहाँ तक उचित है। अपने देश का तेल, लोकल फोकल की जो हम मुख्य प्रधानमंत्री जी बात करते हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी, आज वो बात कहाँ गई। उनका फर्ज नहीं बनता जब देश का किसान देश के लिए उत्पादन कर रहा है और सरकार खुद कहती है कि मेरा पानी मेरी विरासत, यानी कि किसान जो है धान की फसल न लगाकर, अधिक पानी वाली फसल न लगाकर कम पानी वाली फसल लगाएं। और किसान लगा रहा है आपके लिए, तेल की खेती कर रहा है, तिलहन की खेती कर रहा है, और तेल घर का सूर्यमुखी वो तेल है जिसको खाने से आदमी की हृदय गति जो है खराब हो जाती है, हृदय रोग बढ़ जाता है, उसको ये दूर करता है। ये तो औषधीय तेल है, सरकार को लेना चाहिए। पर चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए, किसान और देश की जनता का आर्थिक नुकसान करने के लिए सरकार जो है कंपनियों के साथ जुड़ी हुई है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके ऊपर देश की आम जनता को भी ध्यान देना होगा। खाली ये आंदोलन किसानों का आंदोलन न होकर ये देश का, राष्ट्र का आंदोलन है कि आज राष्ट्र की संपत्ति, राष्ट्र की जो मूल्य निधि है, जिसको हम सूर्यमुखी तेल बोलते हैं, उसको सरकार नहीं लेकर और आम जनता तक न पहुंचाने का जो सरकार काम कर रही है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। नमस्कार। और हाईवे पे ही तो आ गए यहाँ पे। क्यों आ गए हाईवे पे? क्या और हाईवे पे भाई इन किसानों की बात मान लो, हाईवे पे ही तो लाठी मारी थी। उन्हें छोड़ दो किसानों को और इनसे बातचीत शुरू कर लो, MSP पर खरीद शुरू करवा दो। दो ही तो सवाल है। और भाई पुलिस ने रोके क्यों नहीं? भाई पुलिस रोक लेती ना, ये तो वहीं बैठ जाते जहां पुलिस रोक दी। अब ये पुलिस ने रास्ता दिया, खोल के लगा नहीं, आगे चले जाओ, आगे चले जाओ। अब तो क्या करें? हाँ, रोकती तो रुक जाते हम तो वहीं। अब किस तरह से ऐसे बातचीत आगे बढ़ेगी? आ जाए प्रशासन, आओगा कोई ना कोई बात करेगा, यहाँ की कमेटी से बात कर ले। और जिस तरह से देवर में प्रोटेस्ट चल रहा है, तो क्या आप लोग वहां से भी आह्वान कर रहे हैं सभी लोगों का, क्योंकि कई किसान नेता जो है जगह जगह। और इधर पीपली में किसान महापंचायत में पहुंचे बजरंग पुनिया ने कहा कि हम भी किसानों के बेटे हैं और हम पहले भी किसानों के समर्थन में थे और आज भी हैं। बजरंग पुनिया ने कहा था कि किसान सिर्फ MSP की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार किसानों की हर बात को नजरअंदाज कर देती है। हम अपना समर्थन देने के लिए आए हैं और हम भी किसान परिवार से, हम भी जो किसान हमारे भाई खड़े हैं रोड पे, हम उनके साथ खड़े हैं। क्या आगे भी आप सपोर्ट करेंगे रेस्टलेस इस किसान पंचायत को? देखिए, पहले भी जब किसान प्रोटेस्ट चल रहा था तब भी हम साथ खड़े थे। तो आगे जो भी आंदोलन होगा उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और अगली खबर मध्य प्रदेश से सामने निकल कर आ रही है। मध्य प्रदेश के जबलपुर पहुंची प्रियंका गांधी ने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई गालियों से लंबी तो MP बीजेपी सरकार के घोटालों की लिस्ट है। तकरीबन हम हर महीने एक घोटाला यहां पर होता ही रहता है। कांग्रेस महासचिव ने यह भी आरोप लगाया कि बीते 3 साल में शिवराज सरकार केवल 21 सरकारी नौकरियां ही दे सकी है। बता दें कि कर्नाटक चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कांग्रेस नेता उन्हें गालियां दे रहे हैं, अपशब्द कह रहे हैं और अपशब्द गिनाते हुए उन्होंने कहा था कि अब कांग्रेसी उन्हें 91 गालियां दे चुके हैं।
तो आपको बताते चले कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि शिवराज सरकार में जमकर घोटाला हुआ है। जिस तरीके से गालियों की लिस्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक चुनाव के दौरान दिखाई थी, उससे भी अधिक बड़ी लंबी लिस्ट है शिवराज सरकार में घोटालों की। बताते चले कि मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव है, जिसको लेकर सभी राजनीतिक दल तैयार हो गए हैं और जमकर तैयारियां कर रहे हैं। और इसी दौरान कांग्रेस नेता भी जमकर तैयारियां कर रहे हैं और इसी कड़ी में प्रियंका गांधी वाड्रा जबलपुर पहुंची हैं। यहां पर उन्होंने जनता को संबोधित किया है। सुरेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। सुरेंद्र जी, जबलपुर में प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंची हैं और उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि शिवराज सरकार में जमकर घोटाले हुए हैं। देखिए सत्यम जी, जहां तक रहा कांग्रेस की प्रियंका गांधी की, तो प्रियंका गांधी जी कब क्या बोलती है क्या नहीं बोलती है ये बड़ा विषय नहीं जी। बड़ा विषय ये है कि भारतीय जनता पार्टी को हमेशा उन्होंने गाली देने का काम किया, हमेशा गलत साबित करने का कोशिश किया। उसके जवाब में जो है जनता जो है उनको जो है सबक सिखाने का काम किया है। और आगे भी जो है 2024 है, चाहे राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, ये तमाम जगह पे जो है उनको सबक सिखाने का काम जनता हमेशा करेगी। जनता आगे काम। सर, जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने यहां पर यह भी कहा है कि जितनी कर्नाटक चुनाव में आप लोगों ने लिस्ट दिखाई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि हमको कांग्रेस ने इतनी बार गाली दी हैं, लेकिन प्रियंका गांधी ने उसी लिस्ट को लेकर तुलना की है कि इससे भी बड़ी लिस्ट यहां पर घोटालों की है। सुरेंद्र जी, देखिए कर्नाटका में उन्होंने कहा था जो वायदे किए थे, 1 महीना हो गया, अभी तक क्या उन्होंने कुछ किया है? क्या उन्होंने राजस्थान में वायदे किए थे, पूरा किया क्या? हिमाचल में उन्होंने वायदे किए, पूरा किया क्या? तो देश की जनता को जो है गुमराह करने का काम उसने किया है। तो देश की जनता जो है 2024 में उनको सबक सिखाने का काम करेगा। तो फिर आपकी क्या कुछ तैयारियां हैं? क्योंकि कांग्रेस तो जुट गई है, पूरी तैयारी कर रही है, तमाम रैलियां कर रही है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी है और आने वाला टाइम में जो है आपको सारी चीज आपको दिखाई देगा। मुद्दे क्या रहेंगे इस बार सर? देखिए 2024 में जो हमने पहले विकास, कानून व्यवस्था, ये तमाम चीज जो है हमने पहले लेके जो आया था, इसमें भी हम लोग न बदलाव करेंगे। जो जनता की सरकार है, जनता के बीच में हम आएंगे और जनता की जो समस्या है उनको उन तक पहुंचाने का काम करेंगे। लेकिन इस बार कांग्रेस ने हिंदुत्व कार्ड खेल दिया है जबलपुर में। देखिए उनके हिंदू कार्ड कहीं चलने वाला नहीं। हमने भगवान राम मंदिर पे कहा था राम राज लाएंगे, हमने राम राज लाने का काम किया और आगे भी लेकर आएंगे। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो बता दें कि जबलपुर से अपने विजय संकल्प अभियान में हिंदुत्व कार्ड भी कांग्रेस ने खेला है। इस दौरान उन्होंने तमाम वादे जनता से किए हैं। गैस सिलेंडर 500 रुपए और इसके साथ 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने का बड़ा वादा जनता से किया है। और ठीक इसी तरीके से कांग्रेस ने कर्नाटक में भी वादा किया था, जिसके बाद जो वादा उन्होंने कर्नाटक में किया था वो सफल भी हुआ और कर्नाटक में भव्य जीत भी कांग्रेस की हुई। और अब उन्होंने मध्य प्रदेश में भी बड़ा वादा किया है। और जबलपुर से अपने विजय संकल्प अभियान में हिंदुत्व दावा चलते हुए कांग्रेस ने गौरी घाट में नर्मदा पूजा की है। और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने नर्मदा पूजा कर मध्य प्रदेश में जीत की प्रार्थना की है। यहां अर्चना ओमकार दुबे के नेतृत्व में 101 ब्राह्मणों के साथ नर्मदा पूजा और आरती कराई गई है, जिसको देखते हुए अब लगने लगा है कि अब कांग्रेस बीजेपी से उसी की पिच पर लड़ने की तैयारी में है। तो प्रियंका गांधी वाड्रा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने पूजा अर्चना की है और इसके साथ ही उन्होंने 101 ब्राह्मणों के साथ नर्मदा पर पूजा की है, आरती की है। इसके बाद उन्होंने जनता को संबोधित किया है।
हिंदुत्व की राह पर कहीं ना कहीं कांग्रेस जाती हुई दिखाई दे रही है और मध्य प्रदेश में इस बार बड़ी ही जोर से यहां पर तेजी से देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंचे हैं, उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। चंद्रमोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता कांग्रेस हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 6 साल में हमने जो किया और पिछले 9 साल में जो केंद्र सरकार की सब सर आवाज पहुंच रही चंद्रमोहन जी आप तक? उन तक कैसे ये जन कल्याण पहुंचे, उस आधार पे संगठन जो है तय करेगा किसको कहां लगाना है, किसको कहां नहीं लगाना है, ये हमारी पार्टी डिसाइड करेगा। और उसमें कौन आएगा ये अभी कहना थोड़ा सा वो उचित नहीं होगा। चंद्रमोहन जी, अगर देखा जाए मध्य प्रदेश में बीजेपी भी पीछे नहीं हटती हुई दिखाई दे रही है, वो भी लगातार प्रचार प्रसार कर रही है। ऐसे में आपकी क्या कुछ रणनीति है? जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं। चंद्रमोहन जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? खबरों में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश के जबलपुर दौरे पर हैं। प्रियंका के दौरे को लेकर अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर तीखा तंज कसा है। उन्होंने राहुल गांधी पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा है कि राहुल गांधी ने 2018 में मध्य प्रदेश में जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए हैं, जिसकी वजह से वह राज्य के लोगों को मुंह दिखाने लायक नहीं बचे हैं। इसलिए उन्होंने अपनी बहन को भेजा है। तो अनुराग ठाकुर का ये बड़ा बयान सामने निकल कर आया है मध्य प्रदेश को लेकर। अब अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ने इसलिए अपनी बहन को भेजा है जबलपुर क्योंकि वो मुंह दिखाने लायक नहीं रहे हैं, क्योंकि 2018 में उन्होंने जनता से तमाम वादे किए थे लेकिन एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया है। केंद्र सरकार के अध्यादेश पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और इसी को लेकर सीएम केजरीवाल के दावे ने सियासी गलियारों की हलचल बढ़ा दी है। केजरीवाल ने अध्यादेश के खिलाफ 11 जून को रामलीला मैदान में महारैली की। सीएम केजरीवाल ने रामलीला मैदान में बुलाई गई इस महारैली को लेकर दावा किया है कि इस अध्यादेश के खिलाफ बीजेपी के लोग भी शामिल हैं। सोशल मीडिया पर जारी संदेश में सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अध्यादेश के खिलाफ कल रामलीला मैदान की रैली में बीजेपी के कई लोग शामिल हुए थे। उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी वाले भी कह रहे हैं कि मोदी जी ने ये अध्यादेश लाकर सही नहीं किया। इससे पहले 11 जून को आयोजित रैली में अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा था। खबरों में आगे बढ़ेंगे। विपरजॉय चक्रवाती तूफान में बदलने के बाद अब भारत की ओर बढ़ने लगा है। तूफान पश्चिमी तट पर अपना रौद्र रूप दिखा रहा है, जिसको लेकर गुजरात में येलो अलर्ट बढ़ाकर अब ऑरेंज अलर्ट कर दिया गया है। मुंबई से लेकर केरल तक तट पर तेज हवाएं चल रही हैं। समुद्र के बीच से ऊंची ऊंची लहरें उठकर किनारों से टकरा रही हैं। 15 जून तक तूफान के पहुंचने का अनुमान लगाया गया था, लेकिन अभी से ही इसका असर देखने को मिल रहा है। गुजरात के कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्र में चेतावनी की स्थिति में बदलाव करते हुए ऑरेंज अलर्ट घोषित कर दिया गया है। पहले यहां येलो अलर्ट जारी किया गया था। 15 जून की दोपहर तक विपरजॉय तूफान के गुजरात के मंडावी और कराची के बीच से गुजरने की संभावना है। वहीं चक्रवात की चेतावनी के बीच गुजरात के कच्छ में निचले तटीय इलाके से लोगों को हटाकर अब दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। मुंबई में मरीन ड्राइव और गेटवे ऑफ इंडिया गुजरात में तट पर तेज लहरें उठने लगी हैं और साथ ही ठाणे और रायगढ़, मुंबई और पलघर जिलों में भी अलग अलग जगहों पर 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश भी होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। अरेबियन सी और इसका आसपास जो नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी वहां केंद्रीभूत है।
पोरबंदर से लगभग 300 किलोमीटर दूरी पे दक्षिण पश्चिम दिशा में केंद्रीभूत है। ये धीरे धीरे लगभग 5 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड में उत्तर की दिशा में बढ़ रहा है और ये 14 तारीख सुबह तक ये उत्तर दिशा में चलेगा आसपास। इसके बाद इसका दिशा परिवर्तन होगा और वीक भी धीरे धीरे थोड़ा होगा और एक वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म जैसे विथ विंड स्पीड ऑफ 125 to 135 km/h, गस्टिंग टू 150 km/h, सौराष्ट्र कच्छ कोस्ट और इसके आसपास पाकिस्तान कोस्ट को हिट करेगा 15 तारीख नून के आसपास। सो ये जो विंड स्पीड है 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटा और गस्टनेस 150 किलोमीटर प्रति घंटा, ये विंड स्पीड में लार्ज स्केल डैमेज हो सकता है। जो थेटेड हाउस है, जो टीन हाउस है, एस्बेस्टस हाउस है, ओल्ड पक्का हाउस है, इसके साथ साथ जो टेलीफोन लाइन्स, इलेक्ट्रिक इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात विपर्जॉय से संबंधित स्थिति की समीक्षा बैठक की है। आईएमडी ने चेतावनी जारी करते हुए चक्रवाती तूफान विपर्जॉय के गुजरात की तट पर पहुंचने के संकेत जताए हैं। वहीं मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि गुजरात के तटीय इलाकों में भारी तबाही हो सकती है। आने वाले समय में यह गंभीर हो सकता है। कच्छ के सभी स्कूलों में 15 जून तक छुट्टी कर दी गई है। आईएमडी ने कहा है कि पूर्वी मध्य अरब सागर के ऊपर सक्रिय बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान विपर्जॉय लगभग 480 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम और द्वारका से 530 किलोमीटर दक्षिण और दक्षिण पश्चिम और कच्छ से नलिया से 610 किलोमीटर दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में केंद्रित था, जो अब चक्रवाती तूफान में बदल गया है और 15 जून की दोपहर के आसपास यह सौराष्ट्र, कच्छ और इससे सटे पाकिस्तान के तटों से गुजर सकता है। चलिए इसी के साथ बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। ऑनलाइन गेम के जरिए बच्चों का धर्मांतरण करवाने वाले रैकेट में शामिल शहनवाज खान उर्फ बद्दू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसे महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले से गिरफ्तार किया गया है। शहनवाज खान को ही इस रैकेट का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। यूपी पुलिस काफी दिनों से शहनवाज की तलाश कर रही थी। शहनवाज को मुंबा पुलिस और गाजियाबाद पुलिस ने मिलकर अलीबाग के एक लोन से गिरफ्तार किया है। इससे पहले धर्मांतरण रैकेट से ही जुड़े गाजियाबाद की एक मस्जिद के मौलवी अब्दुल रहमान को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। मौसम विभाग पूछताछ में मौलवी ने बच्चों के धर्मांतरण की बात कबूली थी। गाजियाबाद में केस दर्ज होते ही शहनवाज खान परिवार के साथ सोलापुर छोड़कर चला गया। शहनवाज बार बार अपनी लोकेशन बदल रहा था। मां और रिश्तेदारों से पूछताछ में उसके मुंबई के वर्ली में होने की खबर मिली। पुलिस के वर्ली पहुंचने पर वो भाग गया। वर्ली से भागकर वो अलीबाग के एक लॉन्च में छिप गया, जहां से पुलिस ने शहनवाज को गिरफ्तार कर लिया। बहला फुसला कर बच्चों का धर्मांतरण करने का ये सारा खेल 3 स्टेप में होता था। पहला स्टेप था बच्चों के साथ ऑनलाइन गेम खेलना। दूसरा स्टेप था बच्चों से ऐप के जरिए चैटिंग करना और इस्लाम के फायदे बताना। शहनवाज को ही इस पूरे रैकेट का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। शहनवाज ऑनलाइन गेम के जरिए बच्चों से दोस्ती करता था, फिर चैटिंग कर उन्हें इस्लाम के फायदे बताता था और बहला फुसला कर धर्मांतरण कर देता था। नहीं, देखिए, हमने ऑनलाइन गेमिंग के बारे में पहली बार एक फ्रेमवर्क कंसल्टेशन के बाद हमने नोटिफाई किया है। उसमें तीन टाइप ऑफ गेम्स हम नहीं अलाउ करेंगे देश में। एक जिसमें बेटिंग हो, दूसरे में अगर यूजर हार्म हो, यूजर यानी कि यूजर को हार्म पहुंचाने वाला कोई गेम हो, और तीसरा क्राइटेरिया है एडिक्टिव। ऐसे कोई भी एक फैक्टर में कोई गेम अगर वायलेट करता है, उस गेम को देश में बैन किया जाएगा। इसमें दो राय नहीं है। हम इस इशू को शहनवाज को गिरफ्तार कर लिया है। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती पूरी साजिश और गिरोह का पर्दाफाश करना है।
इस साजिश के तार विदेशों से होने की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। हुआ धर्मांतर का खेल, बहुत हुआ धर्मांतर का खेल, होगा। धर्मांतरण ठेकेदारों का बड़ा खेल। एक नहीं सैकड़ों शिकार। अब चैट रूम खोल रहा है बड़े राज। गाजियाबाद धर्मांतरण मामले में एक एक कर नए राज सामने आने लगे हैं। पुलिस के हाथ अब कई बड़े सुराग लग गए हैं और अब तक जांच में जो सामने आया है वो चौंकाने वाला है। पुलिस जांच में एक चैट रूम का खुलासा हुआ है। चैट में जो बातें की जा रही हैं वो बड़ी ही चौंकाने वाली है। दरअसल डिस्कॉर्ड ऐप पर इस मामले का आरोपी शहनवाज उर्फ बद्दो ने एक क्लैप नाम से अपनी आईडी बनाई थी और वो इसी आईडी का यूज बच्चों का ब्रेन वॉश करने में कर रहा था।